नमस्कार, स्टडी IQ आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक बेहतर और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इस टॉपिक का संबंध सिक्किम राज्य से है। दरअसल बीते 16 मई को सिक्किम की स्थापना दिवस का आयोजन किया गया और इसी परिप्रेक्ष्य में आज की चर्चा में हम लोग ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिक्किम को भारत के राज्य के तौर पर जब सम्मिलित किया गया और भारत को जब आज़ादी मिली, तो इसके बीच का जो गैप है, इतना बड़ा गैप क्यों रहा? इसके साथ-साथ सिक्किम का पहले का इतिहास क्या रहा? इस सभी आयाम को आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये थोड़ा समझ लें कि आखिर सिक्किम का मानचित्र क्या कहता है? देखो, सिक्किम के मानचित्र को यदि हम देखें, तो इसके पश्चिम में नेपाल है, उत्तर में और उत्तर पूरब में चीन का हिस्सा है, जो यहाँ पर ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे तिब्बत लिखा हुआ है, ठीक है। दक्षिण पूरब में भूटान से इसकी सीमा साझा होती है और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा साझा होती है। ये मानचित्र आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये गौर करने वाली बात है कि भाई 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है और 1975 में जाकर करके सिक्किम को भारत के राज्य के तौर पर शामिल किया जाता है। तो यही गैप हम लोग थोड़ा-सा समझेंगे। इसके अलावा इस गैप को समझने के लिए हमें एक पृष्ठभूमि को समझना हो, इसके इतिहास को समझना हो। जब हम इस इतिहास को समझेंगे, तब हम इस गैप को भी अच्छे से टटोल पाएँगे। क्लियर? तो आइए आज हम लोग इसी पर विचार करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2 महत्वपूर्ण सूचनाएँ मैं आपको दे दूँ। पहली सूचना है, बैच 5 की शुरुआत हो चुकी है जीएस के फाउंडेशन कोर्स के तौर पर और यह जो बैच है कंटिन्यू शुरू है। 11 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 मई को इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। हर दिन शाम में 6 बजे से ये क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, आपको पता होना चाहिए। यदि आपने अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं लिया है, तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और 18,999 रुपए में आप इस बैच में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए आप चाहें तो स्टडी IQ IAS की ऐप या फिर इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना एनसीईआरटी के बैच को लेकर करके है। यह बैच 22 मई से स्टार्ट हो रहा है। शाम में दोपहर में कहें, है ना? शाम में क्या कहें बल्कि दोपहर में 3 बजे से, है ना? और हर दिन लगभग 2 से ढाई घंटे की कक्षाएँ इसके अंतर्गत की जाएँगी। लगभग 100 दिनों की ये कक्षाएँ चलेंगी, है ना? और इसमें यदि आप एडमिशन लेते हैं तो एक कंप्लीट तैयारी आपकी एनसीईआरटी आधारित हो जाएगी। किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह फ़ायदेमंद कोर्स हो सकता है। इसमें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का ही इस्तेमाल करना है और मात्र 1499 रुपए में आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हो गई नए बैचेस को लेकर के। चलिए, अब हम लोग फिर से उस पहलू को समझते हैं, देखते हैं कि आखिर सिक्किम को लेकर करके जो इसका एक इतिहास रहा है, ये क्या रहा है। हम इसके प्राचीन या मध्यकालीन इतिहास में नहीं जाएंगे। हम उस इतिहास को टटोलने की कोशिश करेंगे जिसके बाद से चीजें आगे बदलते चली गईं और 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य घोषित किया गया। क्लियर? देखो, सबसे पहले बात को यह समझो कि लंबे समय तक चोग्याल वंश का यहां पर शासन रहा था। लंबे समय का मतलब दोस्तों यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि 1642 से नामग्याल, ध्यान से समझिएगा, नामग्याल वंश के अंतर्गत ये जो चोग्याल राजा हैं, ये शासन कर रहे थे। सामान्य तौर पर इनको चोग्याल वंश भी कह दिया जाता है, लेकिन चोग्याल का दरअसल शाब्दिक अर्थ यदि समझो तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है धार्मिक राजा, है ना? धार्मिक राजा। और सबसे पहले 1642 में सबसे पहले 3 तिब्बती लामा ने ही चोग्याल राजा को पदस्थापित भी किया था, है ना? आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा ना, वो तिब्बती धार्मिक गुरु होते हैं। तो वैसे ही जब 3 लामा ने मिलकर करके चोग्याल वंश के पहले राजा को पदस्थापित किया, तो निश्चित तौर पर इससे एक जो
अर्थ समझ में आ रहा है कि वो धार्मिक राजा के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन पूरी की पूरी वो राजतंत्र का जो एक ठाठ बाट होता है, पूरी की पूरी राजतंत्र शाही जो होती है, उसको वो फॉलो कर रहे थे। क्लियर? इसके अलावा लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। यह तो एक बेसिक सी जानकारी होगी कि अच्छा यहाँ पर से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। क्लियर? यहाँ ध्यान से समझिएगा कि ये जो नामग्याल वंश है, ये नामग्याल वंश लगातार पदस्थापित रहता है और इसी का शासन 1975 तक कंटिन्यू रहता है। इसी बीच में उठापटक की स्थितियां भी देखी जाती हैं। देखो 1814 से 16 के बीच में आंग्ल गोरखा युद्ध होता है। कब की बात हो रही है? 1814 से 16 के बीच में। इस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे और यह भारत के हर हिस्से पर अपना शोषण तंत्र चलाना भी शुरू कर चुका था। ठीक है, इसके कारण ही अंग्रेजों और तत्काल में जो नेपाल के गोरखा लोग थे, है ना, मैंने इसीलिए मानचित्र में शुरू में ही दर्शाया है कि सिक्किम के पश्चिम में कौन है? तो नेपाल है। तो नेपाल के गोरखा और अंग्रेजों के बीच में 1814 से 16 के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में नेपाल के द्वारा जो एक बहुत बड़ा हिस्सा सिक्किम का अपने कब्जे में रखा गया था लगभग 100 से भी ज्यादा वर्षों तक, उस हिस्से को जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है ले करके और सिक्किम के जो राजा हैं उनको दे देती है। ठीक है, कि लीजिए ये आपका हिस्सा, ये आपका क्षेत्र, ये आपका ही अधिकार होना चाहिए था। नेपाली बहुत समय से इस पर अपना अधिकार किए हुए थे, लेकिन इसके एवज में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह चाहती है कि हमें तितालिया की संधि की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि तितालिया की संधि के द्वारा वह चाहती है कि वाणिज्यिक और राजनैतिक अधिकार दिए जाएं, है ना, राजनैतिक अधिकार मांगा गया और उनको मिला ही, है ना। जाहिर सी बात है भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र सिक्किम के राजा को वापस करवाया था, है ना, इस युद्ध में। तो इसी संधि के माध्यम से तितालिया दरअसल आज के बांग्लादेश में, है ना, लेकिन उस समय तो बांग्लादेश था नहीं, तो इसलिए यहाँ पर तितालिया की संधि की चर्चा की जा रही है। जस्ट एक साल के बाद 1817 में इस संधि के द्वारा ये डिमांड किया गया और इस डिमांड को फुलफिल भी किया गया, है ना, इसमें कोई इफ बट वाली बात ही नहीं थी। इसके बाद दोस्तों होता यह है कि 1861 में फिर से तमलांग की संधि होती है। ओके, 1861 में आप गौर कीजिएगा कि 1857 में भारत में जो विद्रोह होता है उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से बैग एंड बैगेज चली जाती है और फिर यहां पर वायसराय का शासन स्थापित होता है, या फिर कहें ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित होता है कि नहीं। तो 1861 में फिर से तामलांग की संधि में यह तय किया जाता है कि जो सिक्किम के राजा हैं या फिर सिक्किम का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस पर ब्रिटिश सरकार का संरक्षण रहेगा। ब्रिटिश सरकार जो है इसके कस्टोडियन के तौर पर काम करेगा, लेकिन जो आधिकारिक गतिविधियां हैं वो आधिकारिक गतिविधियां इसी वंश के द्वारा कंटिन्यू रहेंगी, है ना, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहां तक बात निकल करके सामने आ जाती है 1861। इसके बाद होता यह है कि 1890 में कलकत्ता में एक कन्वेंशन होता है, एक अभिसमय होता है। इसका नाम रखा जाता है ब्रिटिश भारत, है ना, ब्रिटिश भारत, भारत नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत यहां पर लिखना चाहिए, ब्रिटिश भारत और चीन अभिसमय। ब्रिटिश भारत और चीन अभिसमय, है ना, इसी को कलकत्ता अभिसमय भी कहा गया क्योंकि ये कलकत्ता में ही आयोजित किया गया था। इस अभिसमय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सिक्किम और तिब्बत
के बीच में सीमा निर्धारित की जाएगी, डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर? यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटिश सरकार है वह सिक्किम को एक रणनीतिक क्षेत्र के तौर पर देख रही थी। इनफैक्ट आज भी सिक्किम एक रणनीतिक क्षेत्र के तौर पर ही है। इसलिए आज हम लोग विशेषकर इस पर बात भी कर रहे हैं कि इसके इतिहास से ही इसके रणनीतिक महत्व को समझा जा सकता है। देखो ध्यान रखना कि जहां एक तरफ रूस का प्रभाव, तत्कालीन सोवियत संघ कहें या फिर रूस कहें, तो उसका प्रभाव भी बढ़ रहा था और ग्रेट गेम का जो एक पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा था, उसमें ब्रिटेन और रूस के बीच में रूस एक तरफ अपना प्रभाव दर्शाने की कोशिश कर रहा था, अपना प्रसार करने की कोशिश कर रहा था, वहीं ब्रिटेन उसको काउंटर करने की भी कोशिश कर रहा था, है ना? तो ब्रिटेन नहीं चाहता था कि रूस अपना प्रभाव इस क्षेत्र तक प्रसारित कर दे और वह इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण चाहता था। जाहिर सी बात है, भारत पर ब्रिटिश शासन है, तो सिक्किम जो कि एकदम नजदीक में था, तो इस पर भी वह अपना ही नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था। तो यहीं पर जो है इस सीमा का निर्धारण की बात की जाती है और यही सीमा बाद में चल कर करके भारत और चीन के बीच की सीमा भी ये बनती है। क्लियर? अच्छा, अब 1904 में जो है लहासा अभिसमय होता है और इस लहासा अभिसमय में इस कलकत्ता अभिसमय को मंजूरी मिल जाती है, स्वीकृति मिलती है कि हाँ, इस अभिसमय में जो बातें की गई हैं उसको मान्यता दी जाती है। क्लियर? यहां तक कहानी आ जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है समय 1947 का, भारत की आजादी। देखो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत की आजादी के बाद भारत में जितने भी देशी रियासतें थीं, उन सभी देशी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एड़ी चोटी एक कर दिया था। हाँ या ना? है कि नहीं? और इसी संदर्भ में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह लगा कि भाई जो सिक्किम है इसको भी भारत के अंग के तौर पर शामिल कर लिया जाना चाहिए, तो इन्होंने भी ये कहा कि भाई इसे भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए, है ना? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी वह थोड़ी सी एक अलग सी परिस्थिति थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मंशा थी वो ये थी कि हम इसके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करते हैं, जैसी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसी व्यवस्था को हम कंटिन्यू करें, है ना? तो यहां पर ही मामला थोड़ा सा जाकर करके फंस जाता है। इनफैक्ट खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी यानी कि बाद में जो भारत की प्रधानमंत्री बनी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी पंडित नेहरू के इस कदम को लेकर करके एक टिप्पणी की थी कि मेरे पिताजी ने जो ये कदम उठाया कि हम सिक्किम को विलय नहीं करेंगे, सिक्किम का विलय नहीं करेंगे और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को ही हम महत्व देंगे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब एक तटस्थ समझौता, जो पहले से संबंध चला आ रहा है ब्रिटिश भारत के समय से, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, है ना? तो इसी को जो हम लोग अभी तक ढो रहे हैं, ये गलत बात है। ये स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था। ठीक है? खैर बाद में तो स्थितियां और बदलती ही चली जाती हैं, लेकिन पंडित नेहरू के कदम को लेकर करके ये बातें निकल करके सामने आई। ठीक है? अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि सिक्किम में लोकतंत्र बनाम राजतंत्र की शुरुआत हो जाती है। सिंपल सी बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर उभरता है, सिक्किम यहीं पर है। यहां पर एक जो एक राजतंत्र कहें या फिर जो एक मोनार्की कहें, वह कितने दिनों तक टिक सकता था? ये अपने आप में एक सवाल था, है ना? यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो ये सिक्किम है, इसमें 3 महत्वपूर्ण पार्टियां उभरती हैं, है ना? 3 महत्वपूर्ण पार्टियां उभरती हैं। एक है एसएससी। एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं, बल्कि सिक्किम स्टेट कांग्रेस। और यह जो सिक्किम स्टेट कांग्रेस है,
ये इसमें भूटिया समुदाय के लोगों की बहुलता थी, है ना। इसके अलावा एक है प्रजामंडल। प्रजामंडल में लेप्चा समुदाय की बहुलता थी, लेप्चा, है ना। सिक्किम में महत्वपूर्ण समुदाय है लेप्चा। इसके अलावा प्रजा समाज, सॉरी, प्रजा सुधारक समाज, है ना, प्रजा सुधारक समाज भी एक पार्टी के तौर पर उभरती है और इसमें नेपाली बहुलता थी। बात समझ में आ रही है? तो इस समय तक तीन अलग अलग महत्वपूर्ण पार्टियां और तीनों अलग अलग समुदायों का नेतृत्व करने वाली पार्टियां उभरती हैं और इनमें से जो एसएससी है, सिक्किम स्टेट कांग्रेस है, ये लोकतंत्र का समर्थन करने वाली पार्टी मानी जाती है ना। 1960 में 1960 के आसपास में जो एसएससी है इसमें भी विभाजन होता है और सिक्किम नेशनल कांग्रेस का गठन किया जाता है ना। तो ये चीजें यहां पर निकल करके सामने आती हैं। लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच में एक घमासान वाली स्थिति अब धीरे धीरे उभरने लगती। इस बीच 1950 में दोस्तों भारत और सिक्किम के बीच में संधि पर हस्ताक्षर होता है। देखो ध्यान रखना, 1950 में हम लोग क्या देख रहे हैं, भारत और सिक्किम। ऐसा लग रहा है कि सिक्किम कोई एक देश है, नहीं। तो यहां पर समझिए इस संधि में क्या बातें की गई थी। इस संधि में यह कहा गया कि जो सिक्किम है इसको हम संप्रभुता नहीं देंगे, है ना। संप्रभुता, सिक्किम की संप्रभुता को हम स्वीकार नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। दूसरी बात यह कही गई कि जो आंतरिक स्वायत्तता होनी चाहिए सिक्किम की, उसको हम मान्यता देंगे, ठीक है। आंतरिक स्वायत्तता को मान्यता। इसके अलावा यह कहा गया कि भाई जो भारतीय पासपोर्ट लेकर विदेश यात्रा कर सकते हैं सिक्किम के जो लोग हैं, कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय पासपोर्ट आप ले लीजिए और आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, क्लियर। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये यहां पर निकल करके सामने है, क्लियर। अच्छा, इस बीच अब होता यह है कि राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो जाता है। पंडित नेहरू ने तो इसमें जो बातें की वो मैंने आपको बता ही दिया और 1950 में यही सब बातें की गई हैं। सिक्किम को विलय करने की या फिर सिक्किम को भारत में शामिल करने की तो कोई बात उन्होंने की नहीं, ठीक है। तो राजनीतिक उथल पुथल का दौर जो शुरू होता है, इसमें क्या बातें निकल करके सामने आती हैं ये थोड़ा सा समझिए। देखो होता यह है कि 1962 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और भारत चीन के बीच में युद्ध होता है, हाँ या ना। और इस युद्ध में चीन को विजय हासिल हो जाती है, क्लियर। दूसरी तरफ 1963 में जो सिक्किम के जो तत्कालीन राजा थे, सिक्किम के राजा की मृत्यु हो जाती है, ओके। और इनके बाद महाराज कुमार थोंडपू नाम से एक नए राजा की नियुक्ति होती है, नए राजा बनते हैं, क्लियर। 1964 में किनकी मृत्यु हो जाती है, तो जवाहरलाल नेहरू जी की, है ना, नेहरू जी की मृत्यु। और इस बीच 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु। ये सब घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। तो समझो कि ये जो एक राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, उसके बाद 1966 के बाद 1967 में जाहिर सी बात है जब शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के तौर पर आती हैं।
लेकिन उस समय इनको लोकसभा में मेजॉरिटी उतनी नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर एक जो घमासान है सिक्किम राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच में और भारत के साथ जो संबंध की स्थिति होनी चाहिए थी, उसको लेकर करके एक पेचीदगी वाली स्थिति सामने आती है ना। और सिक्किम के जो नेता थे, सिक्किम के जो लोकतंत्र समर्थक लोग थे, वे चाहते थे कि भारत में सिक्किम का विलय हो जाए, क्योंकि वे राजतंत्र को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और इस बीच भारत में भी एक अस्थिरता की स्थिति हमने देखी कि सामने आ गई थी। क्लियर। अब देखो होता यह है कि फिर से जब श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार में आती हैं, है ना, आपको पता है कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने जबरदस्त नेतृत्व की भूमिका संभाली थी, है ना। और इसके बाद देखो 1973 में राजतंत्र विरोधी स्वर तेज हो जाते हैं सिक्किम में, है ना। और जब ये राजतंत्र विरोधी स्वर तेज हो जाते हैं तो 1974 में जाकर करके सिक्किम में एक चुनाव आयोजित करवाया जाता है। क्लियर। यहां पर जो एक विषय है वो विषय आपको मैं बताऊं बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो आप जनाब देख रहे हैं सामने तस्वीर के तौर पर, इनका नाम है जीबीएस सिद्धू, है ना। जीबीएस सिद्धू इनका नाम है। और ये जो जीबीएस सिद्धू साहब हैं, ये रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के एक अधिकारी है। और इन्होंने एक बहुत ही मजेदार पुस्तक लिखी, इसका नाम है सिक्किम डॉन ऑफ डेमोक्रेसी। और इस पुस्तक में इन्होंने चर्चा की है कि इस दौरान 1973 के आसपास में जब राजतंत्र विरोधी गतिविधियां शुरू होती हैं तो ये खुद जाते हैं कहां पर, सिक्किम में। क्यों जाते हैं भाई? तो ये इसलिए जाते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि सिक्किम में जो लोकतंत्र समर्थक लोग हैं और जो विलय समर्थक लोग हैं, इनको हम थोड़ा सा मोटिवेट करें। लेकिन जो ऑफिशियली जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि भाई ये कहना चाह रहे थे कि चीन का जो प्रभाव है वह बहुत अधिक बढ़ रहा है, चीन की सक्रियता बहुत अधिक बढ़ रही है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये किसने कहा? जीबीएस सिद्धू साहब ने कहा। लेकिन जो इनडायरेक्ट मोटिव था वो था कि भाई जो लोकतंत्र समर्थक लोग हैं और जो राजतंत्र के विरोधी लोग हैं और जो विलय के समर्थक लोग हैं, इनको एकजुट किया जाए। क्लियर। तो ये बातें ये कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहां पर थोड़ा सा फिर से एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रही थी। और ये हैं पीएन हक्सर साहब, जो कि प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। किसमें? भारत सरकार में। प्रधान सचिव किसके? तो भारतीय प्रधानमंत्री जी के। और ये हैं टीएन कौल, हाँ, टीएन कौल, त्रिलोकीनाथ कौल। इसको ध्यान से समझिएगा कि जो ये टीएन कौल साहब हैं, ये विदेश सचिव थे उस समय। जो राजनीतिक घटनाक्रम किस तरीके से मोड़ लेता है, बहुत सावधानी से समझना है। हम लोग तो जनरली देखते हैं, सीधे समाचार में पढ़ते हैं कि अच्छा ये हो गया, लेकिन कोई भी राजनीतिक घटना घटती है तो उसमें ब्यूरोक्रेटिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं कई बार, है ना, और बहुत व्यापक तौर पर शामिल होती हैं। ठीक है। तो ये जो टीएन कौल साहब थे, इनका संबंध था, इनका एक दोस्ताना संबंध था महाराज कुमार से, जो कि 1963 में जो नामग्याल राजा हैं उनकी मृत्यु के बाद वो राजा बने थे, मैंने अभी पीछे चर्चा की। और इनका दोस्ताना संबंध था उनसे। तो वे नहीं चाहते थे, भाई विदेश सचिव हैं ये, तो दोस्ताना संबंध के माध्यम से ये चाहते थे कि भाई जो हमारा रिश्ता है, संपर्क है भारत के साथ, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहे। और ये चाहते थे भाई, यहाँ तक ये आश्चर्यजनक बात है कि जो महाराज कुमार थोंगपू हैं, वे ये भी कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र में बाकी देश शामिल हैं, वैसे ही हमें भी संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया जाए एक देश के तौर पर,
है ना, और भारत के साथ एक देश के तौर पर संबंध स्थापित किया जाए, ये उनकी मंशा थी, है ना, और उनके साथ इनकी दोस्ती थी। तो ये नहीं चाह रहे थे कि हाँ, हम भारत के स्तर पर कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे जो सिक्किम में शासन व्यवस्था चल रही है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चल रही है, उसमें कोई अड़चन आवे। ठीक है, और ये सब जो बातचीत हो रही थी, है ना, ये सब बातचीत पीएन हक्सर साहब समझ रहे थे और ये प्रधानमंत्री जी को बताए कि मैडम ऐसी ऐसी बात चल रही है, क्या अभी भी हम लोग अपने आप को नियंत्रित करके ही रहेंगे? क्या हम लोग इसमें कोई ठोस कदम नहीं अपनाएंगे? है ना, इस तरीके की बातें होती और उसके बाद जाकर करके 1975 में 1975 में वहां पर जनमत संग्रह होता है। 1974 में चुनाव हुआ, मैंने पीछे चर्चा भी की है। 1975 में जनमत संग्रह होता है और इस जनमत संग्रह में अधिकतर जो मत है वह भारत में विलय के समर्थन में पड़ता है। जब ये जनमत संग्रह होता है उसके बाद जाकर करके कुछ ही समय में, है ना, विदिन अ वीक ये चर्चा मिलती है कि लगभग एक सप्ताह के अंतर्गत ही भारतीय संसद में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम को पेश करके और तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा हस्ताक्षरित करवा करके इसको अधिनियमित कर दिया जाता है और 16 मई 1975 को नए राज्य के तौर पर सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया जाता है और 22वें राज्य के तौर पर, है ना, 22वें राज्य के तौर पर सिक्किम भारत में शामिल हो जाता है। यह पूरी की पूरी कहानी सिक्किम को बनने को लेकर, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनने को लेकर, है ना, कितना इंटरेस्टिंग है, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ते रही, है ना। यहां पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी जुड़ा, कुछ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी जुड़ा और ब्रिटिश भारत की जो एक समझ थी, ब्रिटिश भारत की जो नीति थी, उस समय के जो ब्रिटिश प्रशासक थे, शासक थे, वायसराय थे, उन लोगों ने किस तरीके से चीजें आगे बढ़ाई, है ना। तो आज के इस टॉपिक से आप निश्चित तौर पर सिक्किम के बनने से संदर्भित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे उसको आसानी से अच्छे से समझा होगा आपने। और यदि आपको ये चर्चा पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी कीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट मुद्दे की बात कार्यक्रम में कुछ और टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और यदि आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।